एक सुपर ह्यूमन जैसा टैलेंट, चीते सी फुर्ती और सामने वाले को पछाड़ने की दौड़। एथलीट्स आम लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं। ये सितारे जीत के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, फिर चाहे इसमें कुछ बेमतलब चीजें करना ही क्यों ना शामिल हो। कुछ की पेशा वाली डाइट से लेकर उन बेसबॉल खिलाड़ियों तक जिनका खेल से प्यार करने का अंदाज ही अजीब है। तो आज की वीडियो उन अजीब और गरीब एथलीटों और उन सभी अजीब चीजों के नाम है जो वो करना पसंद करते हैं। लकी चड्ढी। जेसन जियाम्बी वो पूर्व ऑल स्टार बेसबॉल खिलाड़ी हैं जो अपनी सफलता का सारा श्रेय अपनी चड्डी को देते हैं। अगर कभी जियाम्बी परफॉर्म ना कर पा रहा हो तो, या फिर टीम हारने वाली हो, तो वो चेंजिंग रूम जाकर एक सुनहरी चड्डी पहनता था। ये उसका लकी चार्म था। बेशक वो मैदान पर पूरे कपड़े पहनता होता था, लेकिन टीम उसके अंदर का राज जानती थी। दरिया दिल जियाम्बी अपनी चड्डी बाकी साथियों को पहनने देता था। बेसबॉल के दिग्गज डेरेक जेटर ने कहा कि उन्होंने भी एक बार उस स्पेशल चड्डी को पहना था, उस गेम में जहां उनका कोई बस नहीं चल रहा था। जैसे ही जेटर ने वो स्पेशल चड्डी पहनी तो उन्होंने होम रन स्कोर किया, जिससे वंडर पैंट खासा मशहूर हो गया। जब 2008 में जेसन ने यांकीज छोड़ा तो उन्होंने टीम को एक गोल्डन चड्डी गिफ्ट की और उनकी टीम ने उसका काफी देर तक इस्तेमाल भी किया। हालांकि ये गोल्डन चड्डी असल में कारगर है या नहीं कोई नहीं जानता, पर लकीली एमएलबी के वो सख्त नियम जिनमें बहुत सारी चीजों पर बैन है वो गोल्डन चड्डी पर लागू नहीं होते। तो भैया यांकी की टीम नहीं आती किसी के भी याद, क्योंकि एक चमत्कारी चड्डी का मिला है उनको साथ। खेल के बाद चराई। विश्व प्रसिद्ध विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में आई ऑडियंस का मजा दोगुना होता है वहां मिलने वाली स्ट्रॉबेरी क्रीम से, लेकिन जोकोविच मानते हैं कि मीठा से पहले कुछ हरा खाना चाहिए। इन साहब ने अब तक 6 बार विंबलडन जीता है और वो हर जीत के बाद नीचे बैठकर मैदान की हरी घास को चरते हैं। अरे नहीं, डॉक्टर ने ऐसा करने के लिए बिल्कुल नहीं बोला, बल्कि जब वो छोटे थे तो विंबलडन जीतने का उनका सपना था और उसने तय किया कि जीत का जश्न कुछ अलग तूफानी तरीके से मनाएगा। इसलिए आज वो टूर्नामेंट जीतने के बाद ऐसा करता है। पहला उस 10 साल के बच्चे की खुशी के लिए और दूसरा खुद को ये एहसास दिलाने के लिए कि उसका सपना आखिर पूरा हुआ। ये रस्म बहुत ही फनी है, लेकिन वो ऐसा करने वाले इकलौते नहीं है। पूर्व कॉलेज फुटबॉल कोच लेस माइल्स हर गेम से पहले घास को चरते रहते थे। उनका कहना था कि इससे वो हम्बल इंसान बने रहते हैं और ये उन्हें मैदान से जोड़े रखता है। उनका ये गिमिक इतना फेमस हुआ कि वो 2014 में कॉलेज फुटबॉल प्ले ऑफ के प्रोमो वीडियो में घास की स्मूदी पीते नजर आए। लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी में कोचिंग के दौरान वो हर वक्त मैदान पर घास चरते दिखते थे। अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि एलएसयू की घास सबसे स्वादिष्ट है, इसमें क्रेडिट शेफ को दें या ग्राउंडकीपर को, ये बताएं। बैट चाटने वाला पागलपन। इस बैट को चाटा था तो भाई कोविड आ गया था, पर पूर्व एले डोजर यासील पुइग सालों से अपने बेसबॉल बैट को फ्रेंच किस किए जा रहे हैं। क्यूबा में जन्मे दाएं क्षेत्र रक्षक गेम में बैट को चाटना पसंद करते हैं। उनकी माने तो लकड़ी का स्वाद उनकी परफॉर्मेंस तय करता है। अच्छा खेलें तो स्वाद आइसक्रीम जैसा, बुरा खेलें तो स्वाद गंदी लकड़ी जैसा होगा। वही कहते हैं कि ये रोमांटिक जेस्चर बल्ले के बढ़िया काम का इनाम है। अच्छा प्रदर्शन करने के बाद वो बल्ले को प्रेमिका से प्यार करना चाहते हैं। अरे नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उसने सच में ऐसा कहा था। पुई के अपने इस रिचुअल को बढ़ावा नहीं देते, इसलिए 2019 में उन्होंने बच्चों के एक ग्रुप को समझाया कि बल्ले से चुंबन बुरा है और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, पर आदतें बदलती हैं, फितरत नहीं। इसलिए पुई का बल्ले से इश्क अभी भी जारी है भाई। बुली ब्रूस। पुइक की जान भले ही अपने बल्ले में बसती हो, लेकिन सभी एथलीट अपनी चीजों पर इतने मेहरबान नहीं होते। ब्रूस गार्डनर एक ऐसे आइस हॉकी खिलाड़ी जो हर गेम से पहले अपनी हॉकी स्टिक को शौचालय में डुबाता था। ओटावा सीनेटरों के लिए ब्रूस के खराब सीजन के दौरान उनके सीनियर खिलाड़ी ने उनसे कहा कि भैया सफलता तब मिलेगी जब फ्रस्ट्रेशन हॉकी स्टिक पर निकालोगे, प्रूव करोगे कि बॉस कौन है। अब लकड़ी को मार नहीं सकते, उसे कपड़ों से घसीट नहीं सकते, तो जोस के सुझाव दिया कि उसे अपनी छड़ी को शौचालय में डुबोना चाहिए। हर गेम से पहले ब्रूस ने पहले मना किया, लेकिन स्कोरिंग में मंदी के बाद वो मान गया और अपनी छड़ी को अच्छे से शौचालय में नहाया। गार्डनर ने एकदम से धड़ाधड़ स्कोर करना शुरू कर दिया और फिर वो हर गेम से पहले ऐसा करता रहा। अजी माना धमकाना यूं तो अच्छी बात नहीं होती, पर कुछ लातों के भूत बातों से नहीं मानते भाई। द चिकमैन। वेड बोक्स एक हॉल ऑफ फेम बेसबॉल खिलाड़ी है जो 50% मूंछें और 50% चिकन में डूबा था। जब वेड एक मामूली लीग में खेले गरीब युवा परिवार का समर्थन के लिए, तब बोक्स परिवार सस्ते पोल्ट्री के खाने पर ही निर्भर था। जैसे वेड ने बड़ी सफलता पाकर मेजर लीग में अपनी जगह बनाई, तो उन्होंने अपनी चिकन डाइट को अपना पक्का साथी बनाया। सफलता के पीक पर बोक्स ने दावा किया कि वो हर दिन 1.5 चिकन खाते हैं और इसके साथ सॉफ्ट और हार्ड दोनों ड्रिंक्स का मजा लेते हैं। बोस्टन से एले के लिए एक क्रॉस कंट्री फ्लाइट में वेड ने 107 बियर गटकने का दावा किया। हालांकि उनके कुछ साथियों का मानना है कि वो लगभग 64 कैन में ही टुन हो गए थे। चिकित्सा विशेषज्ञों ने बताया कि 64 या 107 दोनों इंसान के लिए जानलेवा हैं, इसलिए दोनों दावे शायद शेख ही जताने के लिए थे। लेकिन इसकी बिना परवाह किए हॉल ऑफ फेमर जानते थे कि क्या निगलना है और क्या उगलना। और जब उनसे इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब दिया, क्रॉस कंट्री फ्लाइट्स एकदम बोरिंग होती हैं। वाह भाई वाह, तुसी ग्रेट हो जी।
चैंपियंस डाइट प्लान्स और न्यूट्रिशंस की वजह से पेशेवर एथलीटों वेट बॉक्स के अलावा को अपने खाने पीने का खासा ख्याल रखना पड़ता है। तो भैया फिर कुछ एथलीट अपने पानी और एनर्जी ड्रिंक्स के बजाय अपने मूत्र के गर्मा गर्म ग्लास को क्यों गटकते हैं? टीम टिंकल के सदस्यों जिसमें पूर्व यूएफसी चैंपियन लियोटो माचिदा भी शामिल हैं, ऐसा करते हैं, आप मानेंगे नहीं, ये हर दिन अपने नाश्ते के साथ पीले मूत्र का एक गिलास भी पीता है। एक और भी है मैक्सिकन बॉक्सर जुआन मैनुअल मार्केज, जिसने फ्लाइड मेवेदर जूनियर के साथ अपनी चैंपियनशिप लड़ाई से पहले अपना पेशाब पिया था। मेवेदर ने फिर भी उसको हराया था क्योंकि उसने ज्यादा मेहनत की थी, या शायद उसने भी अपने सुसु को चख लिया था। जबकि ये कहना मुश्किल है कि मेवेदर अपने पेशाब को चखता है या नहीं, पर माचिदा और मार्केज कहते हैं कि मूत्र विटामिन से भरी एक नेचुरल दवा है और इसे पीने से खतरनाक बैक्टीरिया मर जाते हैं। आधुनिक चिकित्सा हालांकि इसे नहीं मानता। असल में मूत्र में बैक्टीरिया और टॉक्सिन पदार्थ होते हैं। इसे पीने पर दस्त, थकान, बुखार और मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, वो भी बिना किसी फायदे के। इसके बावजूद कई एथलीट नहीं सुनते और ये चीज इतनी फेमस है कि भाई वो इसे यूरिन थेरेपी कहते हैं। धत तेरे की, मेरी माने तो इस पेशाब थेरेपी से पहले नॉर्मल थेरेपी आजमा लीजिएगा। माना कि पेशाब पीना सही चॉइस नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस वेस्ट प्रोडक्ट का दूसरा कोई फायदा नहीं है। सर्जियो गोयकोचिया अर्जेंटीना के गोलकीपर थे जो पेनल्टी बचाने में माहिर थे। उसकी किस्मत का राज हर पेनल्टी किक से पहले पिच पर पेशाब करना। 1990 के विश्व कप क्वार्टर फाइनल में यूगोस्लाविया के खिलाफ शूटआउट के दौरान जब पेशाब रोके रखने से काम न बना तो थक हार कर वो झुका, उसने वहीं घास को पानी दे दिया। जब अर्जेंटीना ने शूटआउट जीता तो गोयकोचिया ने सारा श्रेय खाली हुए ब्लैडर को दिया। इसलिए उन्होंने अपने पूरे करियर में ऐसा करना जारी रखा, हर पेनल्टी को पेनल्टी में बदल डाला भाई। गेम सेट स्टैंक। बात जब टेनिस खेलने की हो तो सेरेना विलियम्स कभी बासी नहीं हो सकती, या वो हो सकती हैं। 4 ओलंपिक स्वर्ण पदकों और 73 टूर्नामेंट खिताबों के साथ विलियम्स अब तक के सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ियों में से एक हैं। लेकिन ये पता चला है कि उनके खतरनाक सर्व और धांसू गेम एक बदबूदार रिचुअल की देन है, जिस पर वो अपने पूरे करियर में निर्भर रही हैं। अगर विलियम्स टेनिस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं तो वो बिना धोए हर मैच के लिए एक जोड़ी मोजे पहनेंगी। टेनिस खेलने से काफी पसीना आता है और विलियम्स आमतौर पर टूर्नामेंट के अंत तक पहुंच जाती हैं, मतलब कि वो अक्सर पूरे 7 मैचों में बिना धोए मोजे पहनती हैं। कैलिफोर्निया पोडियाट्रिक मेडिकल एसोसिएशन की माने तो औसत पैर से हर दिन आधा पॉइंट पसीना निकलता है और एक नम जुराब हानिकारक बैक्टीरिया के लिए मस्त ठिकाना है। ये बैक्टीरिया एक दिन इस्तेमाल करने के बाद ही जुराब में बढ़ने लगता है और इससे त्वचा में खांसी, जलन या इन्फेक्शन हो सकती है। तो दोस्तों, बैक्टीरिया के लिए सेरेना की पसीने वाली जुराब तो स्वर्ग है और 7 गेम वाली टूर्नामेंट के अंत में उसके पैर तो खुजली की दुकान बन जाते होंगे। बदबू की तो बात छोड़ ही दीजिए, छी यार। घिनौनी वर्दी। बदबूदार पैरों से अब व्हाइट सॉक्स को और मिनी मिनोसो 50 के दशक में शिकागो व्हाइट सॉक्स के लिए एक बॉल प्लेयर था जिसका प्रदर्शन खास तौर पर उसकी वर्दी की सफाई पर निर्भर था। मिनी को बेसबॉल खेलने के साथ साथ दूसरों पर दोष मढ़ना भी पसंद था और 0 हिट के साथ एक खराब खेल के बाद उसने अपनी खराब वर्दी को दोषी ठहराया। मिनोसो का मानना था कि उसके खराब प्रदर्शन की बदबू कपड़ों से लिपटी तो उसने खेल के बाद नहाते वक्त उनको पहने रखा। खराब वाइप्स को धोने के लिए यह अंधविश्वास मजाकिया लग सकता है, लेकिन अगले दिन मिनेसो के प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ जिससे उनके साथियों ने भी ठीक ऐसा ही किया। अगले मैच में पूरे व्हाइट सॉक्स टीम ने गेम के बाद पूरी वर्दी लगाकर ही नहाया भाई। जरा जाकर सेरेना विलियम्स को भी टोटका बताओ, क्या पता उसकी जुराबों को सांस आ जाए। नॉट सो ह्यूमन रेस। 2003 में मैराथन रनर पावला रैटक्लिफ ने पिछले विश्व रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 2 घंटे 15 मिनट और 25 सेकंड में लंदन मैराथन पूरी की थी। आश्चर्यजनक रूप से इस शानदार प्रदर्शन को मदद मिली थी पशु साम्राज्य से। जी हाँ, पावला के रिकॉर्ड को तोड़ने के पीछे का राज एमू तेल की खुराक। क्या बताता हूँ। मैराथन से 1 महीने पहले रैटक्लिफ ट्रेनिंग के दौरान एक साइकिल चालक से टकरा गई जिससे उसके कंधे, घुटने और जबड़े घायल हो गए। इवेंट से पहले ठीक होने के लिए कम समय की वजह से उनकी टीम एक ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी उपचार की सलाह दी जिसमें एमू के शरीर की चर्बी से निकाले गए तेल को घावों पर रगड़ना होता। आदिवासी हजारों वर्षों से इस उपचार का उपयोग कर रहे हैं और ये तेल ओमेगा 3 जैसे फैटी एसिड से भरा हुआ जो सच में सूजन को कम करता है और मांसपेशियों के दर्द को भी कम करता है। एमू तेल काम तो करता है, लेकिन दुर्भाग्य से रैटक्लिफ में आयरन की भी कमी थी जिससे चोटों से उबरना उसके लिए और मुश्किल हो रहा था। इसे हल करने के लिए पावला ने हाई आयरन वाला शतुरमुर्ग मांस खाना शुरू कर दिया और शतुरमुर्ग के मांस और ईमू फैट ने मिलकर अपने जादू दिखाया। लंबी टांगों वाले इन पक्षियों ने चमत्कारिक रूप से इवेंट तक पावला को ठीक कर दिया। दोस्तों, जब ना उड़ने वाले पक्षियों के इतने फायदे हैं तो क्या उड़ने वाले जीवों से कोई खासी शक्ति मिल सकती है?
जी, जब किसी बड़े एशियाई हॉर्नेट को अपार्टमेंट में उड़ते हुए देखकर ज्यादातर लोगों को डर लगता है। वहीं जापान की ओलंपिक मैराथन टीम के न्यूट्रिशनिस्ट अपने ब्लेंडर को ऑन कर देते हैं। 80 के दशक में टोक्यो में इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने पाया कि बड़े हॉर्नेट बिना ब्रेक लिए एक दिन में 62 मील तक उड़ सकते हैं। यह सारा क्रेडिट उनके लावा को जाता है, जो खास अमीनो एसिड से भरे हुए रस का उत्पादन करते हैं। जब एडल्ट हॉर्नेट इसका सेवन करते हैं तो वो मिलकर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एक अल्ट्रा एफिशिएंट तरीके से इस पदार्थ के साथ कुछ प्रयोग करने के बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि यह मांसपेशियों की थकान को भी कम करता है और मनुष्यों में सहन शक्ति बढ़ाता है और लैक्टिक एसिड को भी कम करता है। इस प्राकृतिक पदार्थ पर वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने बैन लगाया था और जब ओलंपिक टीम के न्यूट्रिशनिस्ट ने मैराथन रनर नाओको ताकाशाही को यह सामग्री दी तो उसने 2000 सिडनी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। उसके विरोधियों को उस हॉर्नेट जूस की चुभन का दर्द आज भी होता होगा मेरे भाई। अनवाइंडिंग। गेम डे के बाद आराम से नहाना एक पेशेवर एथलीट के लिए काफी आम सी बात लगती थी, लेकिन पूर्व न्यूयॉर्क नाइक के खिलाड़ी हमारे स्टॉडेमायर अपने नहाने के पानी को एक अलग शानदार चीज से बदल देते थे। वो अपने बाथटब को पूरी तरह से रेड वाइन से भर देते थे। अरे मदरा की इतनी बेकदरी भाई जी नहीं। इसे असल में वेनोथेरेपी कहते हैं। वो ट्रीटमेंट जिसमें वाइन, अंगूर के बीज और खास पत्तों का इस्तेमाल होता है। इनमें पॉलीफेनॉल नामक एक एंटीऑक्सीडेंट होता है और कहते हैं कि ये ट्रीटमेंट ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करता है, अपनी त्वचा को चिकना और युवा रखता है या हैवी एक्सरसाइज के बाद हीलिंग एक्सरसाइज को तेज करता है। दुर्भाग्य से इन दावों को पुष्टि के लिए खासा सबूत नहीं है। हालांकि पॉलीफेनॉल जैसे एंटीऑक्सीडेंट का सेवन आपकी त्वचा पर पॉजिटिव प्रभाव डाल सकता है। चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें नहाकर पॉलीफेनॉल को सोखने की कोशिश करना एकदम बेकार है। हाँ, जब तक आपको अपने पैसे इतनी शराब पर फिजूल उड़ाने का शौक न हो। और हमारे अपनी पसंदीदा विनोथेरेपी स्पा में 30 मिनट की डुबकी के लिए $530 खर्च करता है। हमारे का दावा है कि वो कभी भी नहाने का पानी नहीं पीता, लेकिन इतनी महंगाई में खराब गेम के बाद उसने कुछ घूंट तो पक्का वहीं मार लिए होंगे भाई। नंबर 1 फैन। पेशेवर एथलीट अक्सर अमीर और शक्तिशाली शख्सियतों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, लेकिन एनबीए के दिग्गज डेनिस रोडमैन अपने असामान्य व्यवहार की अपनी परंपरा के साथ सबसे एक कदम आगे हैं। उत्तर कोरिया के कुख्यात तानाशाह किम जोंग उन के साथ एक अजीब और गरीब दोस्ती की वजह से किम परमाणु थ्रेट्स और अनोखे हेयरकट के लिए जाने जाते हैं। और जब वो परमाणु बम की धमकी नहीं दे रहे होते तो समझ लीजिए कि वो बास्केटबॉल खेल रहे हैं। ये पता चला है किम डेनिस रोडमैन और शिकागो बुल्स के बहुत बड़े फैन हैं। वे कहते हैं कि आपको अपने आइडल से कभी नहीं मिलना चाहिए, लेकिन 2013 में लिल किम ने रोडमैन को उत्तर कोरिया में आमंत्रित करने का साहस जुटाया और जब उसके हीरो ने स्वीकार किया तो कहते हैं कि इस जोड़ी ने कराओके गाया, स्कीइंग की और एक साथ पार्टी भी की। इनमें बीते वक्त के साथ गहरी दोस्ती हो गई और जब 2014 में तानाशाह का जन्मदिन आया तो डेनिस ने पूर्व एनबीए ऑल स्टार्स की एक टीम को उत्तर कोरिया के लिए रवाना किया। वहां अमेरिकियों और उत्तर कोरिया की राष्ट्रीय टीम के बीच एक बास्केटबॉल मैच भी खेला गया। भैया गलती से अगर उत्तर कोरिया टीम हार जाती तो उनका हश्र बुरा हो सकता था, लेकिन सौभाग्य से रोडमैन ने उन्हें मैच से पहले ट्रेन किया था और उन्होंने अपना काम बखूबी किया, क्योंकि उत्तर कोरिया की खबरों के अनुसार उन्होंने अमेरिकियों के ऑल स्टार दस्ते को आसानी से हरा दिया। दुर्भाग्य से उनकी जीत साबित करने वाले सभी सबूत खो गए, जिसका मतलब है कि कोरियन टीम खेल कर जीती या दूसरे को धमका कर जीती, इसकी सच्चाई कोई भी नहीं जानता। चलो ये भी सही है। टेकर्स कोकर्स, चाहे वो खरगोश का पैर हो या 4 पत्ती वाला क्लोवर, सभी को एक अच्छी किस्मत के लिए लकी चार्म चाहिए। लेकिन एक पर ही क्यों रुकें? तुर्क वेंडल एक बेसबॉल खिलाड़ी थे जिन्होंने इस मंत्र का पालन किया। उसने अपने खेल में ज्यादा अंधविश्वास और अनुष्ठानों को जोड़कर अपनी किस्मत चमकाने का फैसला किया। तुर्क के रीति रिवाजों में पिचिंग के दौरान बड़े मुंह वाली मुलेठी चबाना, मैदान पर किसी भी लाइन पर छलांग लगाना, पारी के बीच में अपने दांतों को ब्रश करना और जानवरों के दांतों और हड्डियों से बना हुआ हार पहनना शामिल था। जबकि हार और मुलेठी चबाना काफी आरामदायक था, उसके बाकी ढकोसलों से कुछ ज्यादा ही अजीब थे। जैसे कि हाई स्कूल में एक गेम के दौरान तुर्क ने मैदान पर उतरते समय एक लाइन पर कदम रखा और उसके बाद जो उसका बुरा हाल हुआ मैच में मत पूछिए। इसलिए उसने तब से बीमारी की तरह लाइन पर कदम रखने से परहेज किया। इसी तरह एक प्रो गेम के दौरान वो खराब खेल रहा था। तुर्क ने अपने मुंह में एक खराब स्वाद पाया, इसलिए उन्होंने डगआउट में अपने दांत ब्रश किए और बाद में शानदार परफॉर्मेंस दी। तुर्क संयोगों में विश्वास नहीं करता था, इसलिए उसने अपने पूरे करियर में इन कार्यों को दोहराया। वो इनके बिना अच्छा खेल नहीं पाता था। ये बेवकूफ़ी लगती है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि इस वीडियो में अब तक के सभी अंधविश्वासों में तुर्क का शायद सबसे हेल्दीएस्ट था भाई। मतलब कि डेंटिस्ट का झंझट ही खत्म। द गोट, 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक, 3 विश्व रिकॉर्ड और दुनिया में सबसे अच्छे सरनेम के साथ उसेन बोल्ट को अक्सर गोट कहा जाता है। गोट मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, लेकिन भैया इसका असल गोट से भी गहरा संबंध है। रियो डी जेनेरियो में 2016 ओलंपिक फाइनल के कुछ दिन पहले बोल्ट को एक चोट लगी थी, जिससे वो पूरी प्रतियोगिता से बाहर हो सकते थे। टेढ़े मसल का टेढ़ा ही हल होता है, तो बोल्ट ने
मुलर वोल्फार्ट को बुलाया, जो अपने अनोखे ट्रीटमेंट के लिए फेमस है। इनके ट्रीटमेंट ज्यादातर होम्योपैथिक पदार्थों के इंजेक्शन पर आधारित हैं, जिसमें बकरियों के खून, शहद और मुर्गे की छाती के लिए किए गए तेलों से बनी हुई दवाएं शामिल हैं। इनके कई ट्रीटमेंट में एक्टोविजन नामक अमीनो एसिड शामिल होता है, जो बछड़ों के खून से मिला पदार्थ होता है। वोल्फर्ट का दावा है कि एक्टोवेगन मांसपेशियों में फ्यूल के सेवन में सुधार कर सकता है, चोट के बाद एथलीट के ठीक होने के समय को तेज कर सकता है और एक खेल इवेंट के दौरान उनके प्रदर्शन में सुधार कर सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि एक्टोवेगन को एक प्रदर्शन बढ़ाने वाली ड्रग घोषित किया जाना चाहिए और इस पर बैन लगना चाहिए। हालांकि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का कहना है कि वोल्फर्ट के किसी भी दावे का समर्थन करने के लिए कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, और अगर एक्टोवेगन की एक खुराक से सच में कोई प्रभाव पड़ता है तो ये सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट है। हालांकि कोई नहीं जानता कि वोल्फर्ट ने बोल्ट में क्या इंजेक्ट किया था, लेकिन उसने अपना जौहर दिखा दिया। बोल्ट की चोट कुछ ही दिनों में ठीक हो गई और उसने रियो में स्वर्ण पदक भी जीता, जिसने उसकी गोट की उपाधि को पुख्ता कर दिया। और अगर भाई वो बकरी के ही खून के इंजेक्शन थे, तो दोस्तों गोट टाइटल दोनों तरीकों में एकदम सटीक बैठता है। अल्टरनेटिव चीज मेंटर्स। जब फुटबॉल खिलाड़ी ब्रेडे हैंगलैंड को 2014 में लेग इंजरी हुई, तो फुलहम फुटबॉल क्लब के मैनेजर फेलिक्स मगथ ने अपने घायल खिलाड़ी के लिए फिजियोथेरेपी और पारंपरिक चिकित्सा को न अपनाने का फैसला किया। इसके बजाय मगथ ने सच में एक बहुत ही अजीब ट्रीटमेंट को चुना। मगथ ने हैंगलैंड से कहा कि रात को सोने से पहले अपनी जांघ पर शराब से लथपथ पनीर का एक टुकड़ा रखना चाहिए और अपनी माँ को फोन करके उन्हें यह बताना चाहिए कि वो उनसे प्यार करता है। मगथ ने यह दावा किया कि पनीर, शराब और माँ का प्यार मिलकर उसे ठीक कर देगा और सुबह तक हैंगलैंड नया जैसा महसूस करेगा। दुर्भाग्य से पनीर के जैसे मगध के प्लान में भी छेद थे और हैंगलैंड की चोट इस ट्रीटमेंट के बाद और खराब हो गई, जिससे इस खिलाड़ी को बाकी सीजन के लिए बाहर होना पड़ा। मेगथ को कोसने से पहले उसका पक्ष भी सुने। उनके मुताबिक हैंगलैंड की कहानी मनगढ़ंत थी और उसने खिलाड़ी को ठीक करने की ऐसी कोई भी कोशिश नहीं की थी, बल्कि उन्होंने क्वार्क नामक एक खास नरम जर्मन पनीर वाले आजमाए हुए ट्रीटमेंट करने को कहा था और उन्होंने कभी भी खिलाड़ी को अपनी मां को फोन करने के लिए नहीं कहा। क्वार्क की हीलिंग क्षमताओं को सही से टेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन अमेरिकी स्कीयर लिंडसे वॉन ने 2010 के विंटर ओलंपिक में स्वर्ण जीतने से पहले पैर की चोट को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फूड साइंटिस्ट का कहना है कि क्वार्क को ट्रीटमेंट के रूप में इस्तेमाल करने का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है और पनीर पर आधारित ट्रीटमेंट आधा अधूरा सच है। हालांकि अगर ये ओलंपियन पर कारगर सिद्ध हुआ होता तो मुझ पर भी असर करता है ना। तो अब जब पैर में चोट आए तो भैया भाड़ में गई दवा की दुकान, मैं तो डेयरी चला जाऊंगा। रूड वाडेल। बेसबॉल हॉल ऑफ फेमर रूड वाडेल 1900 की शुरुआत के सबसे अच्छे पिचर्स में से एक थे, लेकिन आज वो मैदान से बाहर अपनी हरकतों के लिए फेमस है। 2 मौकों पर बेसबॉल सीजन के दौरान रूब कई दिनों तक गायब रहा, फिर दिखा जैक्सनविले की सड़क के नीचे एक परेड को लीड करते और बाद में पास की झील में एक मगरमच्छ से कुश्ती लड़ते। 1930 में कहते हैं कि रूब एक फायर हाउस में रहते थे, एक नाटक में भाग लेकर देश घूमा, एक महिला को डूबने से बचाया और एक सर्कस शो के दौरान उसे मंच पर एक शेर ने काट लिया। जब रूस को बेसबॉल खेलने का कुछ समय मिला, तब भी वो कुछ अजीब सा ही था। कहते हैं कि विरोधी दल पिल्लों को किनारे पर रखते थे, जिससे रूब टीम को छोड़कर उनके साथ खेलता रहा। इसी तरह हर बार जब कोई फायर ट्रक स्टेडियम के पास से गुजरता था तो वो मैदान से भाग जाता था और सड़क पर उसका पीछा करता था। हालांकि ये खासियतें जिसमें वक्त के साथ मसाला लगाया गया, एक लैब्राडोर की हरकतों जैसा लगता है, ना कि किसी स्टार एथलीट की। रूब ने 1902 और 1907 के बीच हर सीजन में स्ट्राइक आउट में लीग का नेतृत्व किया। इस 5 साल के दौरान रूब जिम्मेदार था 1576 स्ट्राइक आउट का, जबकि बाकी 6 उपविजेता को मिलाकर 1180 ही था। दुर्भाग्य से अजीबोगरीब किस्सों वाला जवानी में ही मर गया। 1912 में हिगमैन केंटकी की पुली टूट गई, जिससे एक विनाशकारी बाढ़ आई, जिससे शहर के तबाह होने का खतरा था। सौभाग्य से रूब हीरो बनकर उभरा और उसने पानी में कूदकर फंसे हुए स्थानीय लोगों को बचाया और बहाव को रोकने के लिए सैंड बैंक को ढेर बनाया। घंटों बाद रूब स्थानीय लोग और शहर को बचाने में बिल्कुल सफल हो गया, लेकिन दुख की बात यह है कि उन्होंने अपनी जान गंवा दी। घंटों तक ठंडे पानी में खड़े रहने से रूब को निमोनिया और टीबी हो गया और 2 साल जूझने के बाद 1 अप्रैल 1914 को इनका निधन हो गया। रूबे का जन्म शुक्रवार 13 तारीख को हुआ था और अप्रैल फूल वाले दिन उनकी मौत हो गई। भैया ये खुद ही उनकी पूरी लाइफ को एक्सप्लेन कर देता है। भद्दे लाल उभार। यह आदमी को देखकर लगता है कि किसी ऑक्टोपस से झप्पियां डालकर आया है, लेकिन उसके शरीर पर लाल हिग्स कपिंग का रिजल्ट है। ये एक शानदार चीनी दवा है जिसमें आपके शरीर पर कांच के सक्शन कप रखना और उनमें से हवा को पंप करना, जिससे आपकी त्वचा एक एयर टाइट वैक्यूम बन जाती है। आज कपिंग का उपयोग एंथनी जोशुआ और माइकल फिलिप्स जैसे एथलीटों द्वारा किया जाता है।
इस ट्रीटमेंट से कहते हैं कि दर्द और मांसपेशियों में तनाव से राहत मिलती है और इससे आपके शरीर के इंजर्ड हिस्सों में ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है, जो कड़ी एक्सरसाइज के बाद हीलिंग को बढ़ा देता है। दुर्भाग्य से बहुत से चिकित्सा पेशेवरों का कहना है कि ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो ये बताता हो कि कपिंग से एथलेटिक प्रदर्शन में सुधार होता है, और इसे अभी भी सीओडोसाइन में ही गिना जाता है। ये ट्रीटमेंट बिना दर्द के आराम देने वाला है, लेकिन भैया इससे पीठ तो चीते जैसी दिखने लगती है। तो मेरी मानो तो अपनी चोटों पर चुपचाप एक आइस पैक लगाओ और चॉकलेट खाते जाओ। चौंक गए क्यों? भाई मैं कोई एथलीट थोड़ी ना हूं। तो आपको कौन सा रिचुअल अंधविश्वास या पागलपंती वाला ट्रीटमेंट लगा, और सबसे अजीब भी, क्या आप किसी और के बारे में जानते हैं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।